नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज एक करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो भी पिछले दिन की जानकारी होती है या जो भी पिछले दिन के घटनाक्रम होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज है 4 फरवरी और इस सुबह मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और एक छोटा सा मैसेज है आपके पास, मैसेज है आपके लिए कि अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, पीडीएफ आने लगी है, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। कुछ लोगों को परेशानी है कि इंग्लिश में नहीं आ रहा, बहुत जल्दी इंग्लिश में भी आने लगेगा। थोड़ा सा मेरे को कंटेंट डेवलपिंग के लिए टाइम चाहिए, फिर उसके बाद ये इंग्लिश में भी आने लगेगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना होगा और थोड़ा सा इसको लाइक शेयर करते रहिए। दूसरी चीज, जो प्रॉपर घटनाक्रम हो रहे हैं उनको याद रखने का तरीका क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले आपको क्या होगा, एक डिटेल मिलेगा, फिर आपको वन लाइनर मिलेगा, फिर आपको क्विज मिलेगा। तो ये प्रॉपर तीनों वीडियो देखेंगे अगर आप, तो आपको निश्चित रूप से करंट अफेयर्स पूरे याद हो जाएंगे। फिलहाल कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि औरंगजेब ने जो मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में, वो किसकी याद में बनवाया था, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं, बीबी का मकबरा भी कहते हैं, तो और साथ साथ इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। तो वो उन्होंने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में बनवाया था। तो जिसका सही आंसर क्या होगा, रबिया दुर्रानी। तो जिन लोगों ने यहाँ पर सही आंसर किया था उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको बधाई है और उनका नॉलेज अच्छा है, इसके लिए उनको थोड़ा सा शाबाशी भी है मेरी तरफ से। तो फिलहाल आगे चलते हैं और आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। आज के करंट अफेयर्स में जो पहली न्यूज है वो कुछ इस तरह की है कि गुजरात के नवसारी जिले के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का लोकार्पण किया गया है। अभी हाल ही में गुजरात में एक नवसारी जिला है और उसी के अंदर दांडी आता है। दांडी यात्रा तो आपने सुनी होगी। दांडी यात्रा नमक यात्रा थी जो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चली थी। इसमें उस टाइम हो क्या रहा था कि अंग्रेज नमक जैसी चीजों पर भी कर लगा रहे थे, यानी उन्होंने नमक के व्यापार पर पूरा अधिग्रहण कर लिया था और वो नमक पर भी क्या कर रहे थे, टैक्सेस वगैरह लगा रहे थे, जिससे आम जनजीवन को नमक भी खरीद कर खाना पड़ रहा था और उसमें भी दिक्कत हो रही थी। तो गांधी जी ने इस रूल को तोड़ने की कोशिश की और इस कर को हटाने की कोशिश की। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी गुजरात के अहमदाबाद जिले से साबरमती आश्रम, जहां उनका साबरमती आश्रम था, तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि साबरमती आश्रम कहां है। साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में है। वहां से नमक यात्रा प्रारंभ करते हैं और यात्रा का अंत वो दांडी नामक स्थान पर करते हैं जो कि आपका नवसारी जिले में है। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देते हैं। बाकी की जानकारी आपको पीडीएफ में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। थोड़ा सा स्मारक के बारे में बात कर लेते हैं। स्मारक में नमक बनाने जाने वाला एक सोलर पैनल लगा हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी पर्यटक इस स्मारक को देखने आएंगे वो यहां से नमक को पानी को उठाएंगे, उस पानी को सोलर पैनल में डालेंगे, जिसकी गर्मी से पानी उड़ जाएगा और नमक उसमें शेष रह जाएगा। तो इस तरह से वहां आज भी नमक बनाने का कार्यक्रम जारी चलता रहेगा। गेस्ट हाउस वगैरह दिया है, 16 फीट ऊंची गांधी जी की प्रतिमा है और यहां पर उनके जो भी अनुयायी थे वहां भी प्रतिमा के रूप में इनको दर्शाया गया है। और ये अरब सागर से बहुत ही पास में है, अरब समुद्र है, बहुत पास में ये जगह है। और यहां पर उनकी जो 80 पदयात्री थे उनकी पूरी की पूरी प्रतिमा दी गई है। तो ये स्मारक गांधी जी की नमक यात्रा के याद में बनाया गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो ये बन सकता है कि गुजरात के नवसारी जिले में दांडी राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक बनाया गया। क्लियर हो गया। चलिए अगले करंट अफेयर्स की ओर जाते हैं। यहां पर एक और बात है, थोड़ा सा मौसम से जुड़ी हुई खबर है। ध्रुवीय भंवर यानी कि पोलर वर्टेक्स। देखिए, अगर आप थोड़ा सा न्यूज वगैरह देख पा रहे हो या न्यूज वगैरह सुन रहे हो तो आपको पता चला होगा इस टाइम अमेरिका के मध्य एवं पूर्वी भागों में बहुत ज्यादा कस के ठंड पड़ रही है। और वो ठंड इतनी है कि वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मौसम वैज्ञानिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, व्यावसायिक केंद्र बंद कर दिए गए, विमान सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं। और ये कहना है वैज्ञानिकों का कि ये सब ध्रुवीय भंवर के चलते हो रहा है। तो ये ध्रुवीय भंवर क्या होता है, थोड़े से इस बारे में बात करते हैं, यानी कि पोलर वर्टेक्स क्या है। देखिए, होता क्या है कि हमें पता है कि ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपरी और नीचे भाग में को ध्रुव कहा जाता है, यानी कि पोल कहा जाता है। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहां पर अगर हम बात करें तो ऊपर साइड पे आपके एटमॉस्फेयर यानी कि आपका जो वायुमंडल है उसमें सबसे नीचे की ओर जो लेयर रहती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। और इससे ऊपर ये लगभग 48 किलोमीटर तक होती है। फिर इससे ऊपर समताप मंडल आता है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो पोल पे रहने वाली जो हवाएं ठंडी होती हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में चक्कर लगाने लगती हैं, क्योंकि जहां पर भी ठंड होगी वहां पे वायुदाब कम हो जाएगा और जहां पे भी गर्मी होती है वहां पे वायुदाब थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हवा हल्की होकर ऊपर उठती है।
हल्की हवा हमेशा, जो गर्म हवा होती है वो गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और वो ऊपर की ओर उठती है, जबकि जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे की ओर बैठती हैं, जिसकी वजह से वायुदाब कम हो जाता है। आप देखते हैं कि पहाड़ों पर भी वायुदाब थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो पोलर वर्टेक्स है वहां पे वायुदाब कम हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर पर, और स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, समताप मंडल की बात कर रहा हूं, तो वहां पर वायुदाब कम होता है। तो वहां पे जो हवाएं होती हैं वो नॉर्मल केस में ऐसे चक्कर लगाती रहती, भंवर ऐसी बनती, यानी कि वर्टेक्स ऐसा बनता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्षोभ मंडल से जाने वाली क्या होती है, हाँ, ऐसा निचले वायुमंडल से ऊपर की ओर उठती हुई तरंग ऊर्जा के कारण होता है। यानी कि जो आपका क्षोभ मंडल है वहां से कुछ तरंग ऊर्जाएं ऊपर की ओर जाती हैं जो इस पोलर वर्टेक्स को डिस्टर्ब करती हैं और उसका शेप ऐसा कुछ गिर जाता है। यानी कि वो आप समझ सकते हो कि वो जो चीज वहां पे कन्फाइंड थी, जो ठंडी हवाएं वहां पे कन्फाइंड थी, वो थोड़ा सा छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो नीचे की ओर आ जाती हैं। और नीचे की ओर आ जाने के कारण, जब ये नीचे की ओर आती हैं तो इसे ही कहा जाता है ये ध्रुवीय भ्रमण आ गया है। यानी कि पोलर वर्टेक्स पे जो समताप मंडल पे था वहां से लीकेज हो जाता है और वो लीकेज नीचे की ओर आ जाता है, और जिसकी वजह से यहां पर इन भागों पर भी ठंडी नजर आने लगती है। और वही ठंड यहां पर इस टाइम नजर आ रही है, और इस टाइम अमेरिका में पोलर वर्टेक्स के कारण ठंड नजर आ रही है। और ये जो छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो छोटे छोटे वर्टेक्स में बढ़ जाते हैं, जिन्हें सिस्टर वर्टेक्स यानी कि बहन भंवर भी कहा जाता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना होगा कि ध्रुवीय भंवर क्या होता है। ये ध्रुवीय भंवर कहां चक्कर लगाते हैं, ध्रुवीय भंवर आपके समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में चक्कर लगाते हैं। आपको ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना होगा। और इसका इफेक्ट कहां आता है, इसका इफेक्ट अमेरिका के मध्य और पूर्वी भागों में कड़ाके की ठंड पड़ जाती है, इसका इफेक्ट वहां पर आता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर जाते हैं हम। चीन ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आणविक आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के प्रवेश को उसकी आपत्ति यथावत है। देखिए, भारत काफी दिन से कोशिश कर रहा है कि वो एनएसजी में आ जाए, एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में आ जाए, यानी कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता देश के ग्रुप में आ जाए या आणविक आपूर्तिकर्ता देश में आ जाए, ग्रुप में आ जाए। उससे होगा क्या कि भारत को यूरेनियम बड़ी आसानी से मिलने लगेगा, यानी कि उसको अपनी जो भी उसकी जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की वो न्यूक्लियर से पूरी होने लगेगी, आणविक स्रोत से पूरी होने लगेगी। तो चीन फिलहाल ये नहीं चाहता है, और आज की तिथि में एनएसजी में 48 सदस्य हैं। भारत 2008 से इस समूह का सदस्य बनने के लिए प्रयासरत है, पर हर बार उसके आवेदन को इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि उसने आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यानी उसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एनपीटी का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब है कि अगर जो देश एनपीटी पर हस्ताक्षर कर देते हैं, बहुत दबाव बनाया है अमेरिका, रूस और चाइना वगैरह ने कि आप एनपीटी पर हस्ताक्षर करो तभी आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में लाएंगे। तो ये जो दबाव बनाया है, इस दबाव का एनपीटी पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये हो गया कि भारत अपने मन से अपने आणविक कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश है, तो भारत ने बोला गया है कि अब अगर वो उसको एनएसजी में आना है तो उसको इस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। लेकिन भारत को विशेष छूट दे दी गई है। बाकी जो भी एनएसजी में ग्रुप है, आज की डेट में 48 कंट्री हैं इस ग्रुप के अंदर, जिसमें से बहुत ज्यादा से ज्यादा सदस्य भारत को लाना चाहते हैं कि एनएसजी में आ जाए। खासकर वो लोग लाना चाहते हैं जिनको लगता है कि भारत उनसे यूरेनियम खरीद सकता है, जैसा कि एक देश है नमीबिया। भारत बहुत दिन से नमीबिया से खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नमीबिया ने कहा था कि मैं आपको दूंगा यूरेनियम, लेकिन वो बाद में नहीं दे पाया क्योंकि उसने एक संधि पर हस्ताक्षर कर सके हैं, पेलिनदाबा संधि। इसका मतलब यह है कि नमीबिया अफ्रीका के बाहर इस संधि पे जो लोग भी हस्ताक्षर कर लेते हैं, अफ्रीका के बाहर नॉन एनएसजी देशों को वो यूरेनियम सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत चाह रहा है कि वो जल्दी से एनएसजी के ग्रुप में आ जाए, ताकि उसको, और ये जो उसने COP21 में यानी कि जलवायु समझौते में जो उसने हस्ताक्षर किए थे, जलवायु समझौते में भारत ने ये हस्ताक्षर किए थे कि वो अपना जीवाश्म ईंधन के ऊपर निर्भरता को कम करेगा, यानी पेट्रोल डीजल इन पर जो निर्भरता है उसको क्या करने वाला है, भारत कम करने वाला है। और इसके लिए उसको नए विकल्प तलाशने होंगे ऊर्जा के, और नए विकल्प जो ऊर्जा के रूप में हो सकते हैं उनमें से एक न्यूक्लियर एनर्जी भी है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी पाने के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, और यूरेनियम उसे कहां से मिल सकता है, यूरेनियम उसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कंट्रीज हैं उन्हीं के पास न्यूक्लियर सप्लाई है, या वही न्यूक्लियर सप्लाई एक दूसरे को दे सकते हैं। तो एनर्जी एक ग्रुप है जिसके अंदर जो देश आते हैं वो एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर कॉमर्स करते हैं, यानी कि नाभिकीय
व्यापार करते हैं, नाभिकीय चीजों का व्यापार करते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं उनका रॉ मटेरियल का एक दूसरे से व्यापार करते हैं। तो उम्मीद है आपको एनर्जी का समझ में आ गया होगा कि एनर्जी की जो सदस्यता है वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत ऐसा करना चाहता है। और नामीबिया उसको क्यों नहीं दे पा रहा है? नामीबिया उसको इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि यूरेनियम का जो चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है देश है नामीबिया, उसने पेलिंदाबा संधि पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। और उसका मतलब यह है कि अगर कोई नॉन एनर्जी देश है, यानी जो एनर्जी में शामिल नहीं है, वो वहां पर आप उसको अफ्रीका के बाहर सप्लाई नहीं दे सकते। लेकिन अगर भारत एनर्जी में आ गया तो ये काम हमारे पास बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहां पर पाकिस्तान भी जो है, जिसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाह रहा है कि वो एनर्जी में आ जाए, तो यहां पर दोनों, चाइना भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा इन्वेस्टर है पाकिस्तान के ऊपर। तो अभी फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे देश हैं जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एनपीटी का मतलब होता है नाभिकीय अप्रसार संधि। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या बातें थी यहाँ पर। तो इसके जो जुड़े हुए क्विज होंगे वो आप देख पाएंगे कि क्विज में कैसे हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे। अगले पर आते हैं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। भारत में हर वर्ष काफी सारे लोग ड्रंकिंग ड्राइविंग, यानी कि मतलब शराब पीकर या मदिरा पान करके गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सड़क हादसों में हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से हर साल जनवरी महीने में, ध्यान रखिएगा जनवरी महीने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जनवरी महीने में हर वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसके तहत आम लोगों को यातायात से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन 2019 में ये मनाया जा रहा है 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में, मतलब इस बार ये थोड़ा सा लेट हो गया है। तो ये एकदम प्रॉपर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो वैसे तो हर वर्ष जनवरी में मनाया जाता था, लेकिन इस बार कब मनाया जा रहा है? इस बार ये 4 फरवरी से 10 फरवरी तक मनाया जा रहा है और ये 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह होगा। और इसमें क्या है, क्या बोला गया है, इसकी जो थीम है वो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा। अक्षय कुमार को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा से संबंधित है। अक्षय कुमार जो कि आपके बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको फिलहाल यहाँ पर जो 2 बातें याद रखनी है वो ये कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन 2019 में ये 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में मनाया जाएगा, पूरे देश में मनाया जाएगा। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस बार बहुत चेकिंग होने वाली है 4 फरवरी से। आज 4 फरवरी है तो 4 फरवरी से 10 फरवरी तक वो थोड़ा सा हेलमेट वगैरह पहन के निकले, क्योंकि सघन जांच अभियान चलाए जाएंगे और आपको इसके बारे में काउंसलिंग वगैरह की जाएगी। फिलहाल इसका जो थीम है वो इस साल है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो इस थीम के साथ यहां पर ये काम होने वाला है। रोड सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2019, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया है ताकि जो भी मेरे दोस्त हैं जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में चाहिए उनके लिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, देखिए ये हर साल मनाया जाता है। हर साल ये कब मनाया जाता है? हर साल ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को सबसे पहले इसके बारे में सोचा गया। आर्द्र भूमि क्या होती है, वेटलैंड क्या होते हैं? ऐसी कोई जमीन जिसमें साल भर या साल के काफी ज्यादा टाइम तक पानी भरा रहता है, जैसे आप तालाब की बात कर सकते हैं, नदी और पोखर की बात कर सकते हैं। उनके आसपास की ऐसी भूमि जहां लगभग नमी रहती है, और जहां पे नमी रहती है वहां पे जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। जैव विविधता का मतलब यह है कि बहुत सारे जीवाणुओं का एक जगह उनके अनुकूलन आवेश में रहना, ठीक है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 1971 में ये ईरान के रामसर शहर से शुरू हुआ था, उस शहर का नाम है रामसर। तो इसको जब भी वर्ल्ड वेटलैंड को बोला जाता है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि एक होता है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन यानी रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ये कैस्पियन सागर के निकट है। तो इसको जब से इसको अपनाया गया है तब से इनके संरक्षण की बात की गई है, यानी जो विश्व में आर्द्र भूमियां बची हैं उनको थोड़ा सा बचाया जाए, क्योंकि सूर्य की गर्मी बढ़ती चली जा रही है, वो धीरे धीरे सूख रही हैं। तो उनके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया और इस संरक्षण की याद में हर साल 2 फरवरी 1971 को डेट ली गई थी 2 फरवरी। इस वजह से हम लोग हर साल 2 फरवरी को आपका विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं। इस साल इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि आर्द्र भूमि और वातावरण परिवर्तन। 2020 के लिए इसकी थीम रहेगी, यानी कि इसकी टैगलाइन रहेगी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये आप समझ सकते हैं यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी थीम क्या है 2019 की। तो वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता। 2021 के लिए इसकी थीम रहेगी वेटलैंड्स एंड वाटर, यानी कि आर्द्र भूमि, वेटलैंड मतलब आर्द्र यानी कि नमी वाली भूमि, और वाटर, ठीक है। यहां पर एक छोटी सी जानकारी आपको और देना चाहता हूं। भारत में 27 रामसर साइट हैं। 27 रामसर साइट का मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर 27 ऐसी भूमि को चिन्हित किया गया है जिनको रामसर के अंदर, वेटलैंड के अंदर डाल दिया गया है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी मणिपुर की लोकटक झील।
मणिपुर में एक झील है लोकटक। क्यों फेमस है इसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए, लोकटक झील को तैरता हुआ वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है। मणिपुर की लोकटक झील को क्या कहा जाता है? तैरता हुआ वन्य जीव अभयारण्य। यहां पर एक पौधा है जिसका नाम है फुमड़ी, लामजाओ भी उसे कहते हैं, अभयारण्य। तो यहां पर एक पौधा पाया जाता है फुमड़ी। मैं लिख नहीं पाया हूं यहां पर, लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूं। फुमड़ी ये एक ऐसा पौधा है जिसने पूरी लोकटक झील को ढक रखा है और ये अच्छा पौधा है। ये बायोडाइवर्सिटी के रूप में देखा जाए तो फुमड़ी पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की लोकटक झील में पाया जाता है। और इस पर एक हमारी ऐसी प्रजाति हिरन की जिसका नाम है संगई। संगई एक ग्रे कलर का हिरन होता है, पूरा ग्रे कलर का हिरन होता है, सींग उसके पीछे की ओर होते हैं। तो संगई क्या है? फुमड़ी खाकर जीवित रहता है, वो केवल फुमड़ी खाता है। फुमड़ी की कमी की वजह से लोकटक झील में पर्यावरण प्रदूषण की वजह से लोकटक झील की फुमड़ी नष्ट हो रही है, फुमड़ी कम हो गई है और फुमड़ी का पौधा कम हो जाने की वजह से संगई की जो उस पर निर्भरता थी वो भी क्या होगी? खत्म होती जा रही है। ये 100% फुमड़ी खा के ही रहता है, मतलब और कुछ नहीं खाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी पौधे को खाकर जीवित रहता था, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये और कहीं नहीं मिल रहा है। यानी कि ये इसमें आ गया है, लुप्त प्राय प्राणी की प्रजाति में आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? फुमड़ी कहां पाई जाती है? फुमड़ी पाई जाती है आपकी मणिपुर लोकटक झील में। वहां की नॉर्मल भाषा में इसे लामजाओ भी कहते हैं और इसे तैरता हुआ वन्य जीव अभयारण्य भी कहते हैं। इसके अलावा भी 27 रामसर साइट हैं। आपको किसी दिन डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन सी साइट है। जैसे आपका राजस्थान का केवला देव है, आपकी उड़ीसा की चिल्का झील है और पुलिकट झील भी इसी के अंतर्गत आती है। और सबसे बड़ी जो रामसर साइट भारत के अंदर है वो है केरल में वेम्बनाड झील। केरल की वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहां पर है जी? ये केरल में है और केरल की जो वेम्बनाड झील है ये सबसे बड़ी रामसर साइट है। हाल ही के वर्षों में जिन पेपर्स में एनवायरनमेंट अच्छा पूछा गया है वहां रामसर साइट से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिलहाल इतनी जानकारी अगर आप रखेंगे तो वो क्लियर रहेगा। फिलहाल अभी 2 फरवरी को मनाया गया है ये डे, उसका जो थीम था वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर जाते हैं हम लोग। एक बुक है यहां पर, द ऑक्सफोर्ड इंडिया गांधी। इंडिया ही है, इंदिरा गांधी मत लिखना। द ऑक्सफोर्ड इंडिया गांधी इसेंशियल राइटिंग्स, ये पूरी बुक का नाम है और इसको लिखने वाले हैं गोपाल कृष्ण गांधी, जिनकी पिक्चर आप देख पा रहे हो यहां पर। गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी जी के पोते हैं और ये बहुत सारे अच्छे पदों पर काम कर चुके हैं। ये आईएएस ऑफिसर हैं। तो अगर कोई कहता है कि गांधी जी के पोतों ने कुछ नहीं किया तो गांधी जी के भी परिवार के लोग आईएएस हैं, तो उनमें से एक ये हैं गोपाल कृष्ण गांधी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोपाल कृष्ण गांधी का जन्म 22 अप्रैल 1946 को हुआ था। लेकिन जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के परिवार से हैं ये। श्री राजगोपालाचारी इनके नाना थे और इनकी माताजी का नाम लक्ष्मी गांधी है, जबकि इनके पिताजी का नाम देवदास गांधी है। तो इन्होंने एक बुक लिखी है, द ऑक्सफोर्ड इंडिया गांधी एसेंशियल राइटिंग। थोड़ा सा बुक के बारे में बता दूं। ये जो बुक है, वैसे तो आजकल गांधी जी की आलोचना करने का एक फैशन सा बन गया है। हर कोई भी जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है वो गांधी जी की आलोचना करना शुरू कर देता है और ये एक फैशन है कि कोई प्रसिद्ध आदमी की आलोचना करो, आप अपने आप फेमस हो जाओगे। तो ऐसा फैशन था, तो ये चीज इनको बुरी लगती थी। इस चीज में, इस बुक में इन्होंने दर्शाया है कि गांधी जी के वाकई मूल्य क्या थे, उन्होंने किस तरह से अपने सादगी से जीवन को काटा है और किस तरह से उनकी हत्या हुई। इन सब बातों को इस बुक में दर्शाया गया है। फिलहाल हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल इतना ही आते हैं कि द ऑक्सफोर्ड इंडिया गांधी एसेंशियल राइटिंग्स के लेखक कौन है? तो जी उसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण गांधी। और ये बुक आपको काफी दिन तक याद रहने वाली है, क्योंकि गांधी है और गांधी ने ही लिखी है, यानी उन्हीं के पोते ने ही लिखी है। महात्मा गांधी की पूरी जीवनी यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन उसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। बहुत अच्छी बुक है। और द हिंदू और कई सारे जो बड़े बड़े जैसे टाइम्स रिव्यू है, तो उन्होंने इसको रिव्यू भी किया है। और आज की डेट में अभी आपको यही याद रखना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गांधी जो हैं वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी काम कर चुके हैं। सन 2004 से लेकर 2009 के बीच में इन्होंने पश्चिम बंगाल के, ये बंगाल लिखा हुआ है यहाँ पे, पश्चिम कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। अगली बात करते हैं, पेट्रोटेक 2019। ये एक सम्मेलन है जो पेट्रोलियम, जो सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, मतलब कि चलाया जाता है और हर साल बनाया जाता है। और इसके जरूरी नहीं है कि कन्वेंशन में सिर्फ भारत में ही हो, ये कन्वेंशन कहीं भी हो सकता है। वैसे ये 13वां कन्वेंशन है, 13 कन्वेंशन है, इससे पहले 12 हो चुके हैं और ये 10 से लेके 12 फरवरी के बीच में
आपके एक्सपोर्ट मॉल ग्रेटर नोएडा एनसीआर यानी कि दिल्ली और एनसीआर रीजन में चालू किया जा रहा है। यहां पर 163 देशों के लोग आएंगे, 63 देशों के लोग आएंगे जो अपने पेट्रोलियम से जुड़ी हुई तकनीक को हस्तांतरित करेंगे। यूरो 2, यूरो 3 इस तरह की बारे में बात की होगी। तो आपको जो दिमाग में रखना है, जो बातें आपको समझ में रखनी है, जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहां हो रहा है। पेट्रोटेक 2019 का आयोजन ग्रेटर नोएडा एनसीआर रीजन में हो रहा है। भारत इसका मेजबानी करने वाला है और इसमें 163 देश भाग लेने वाले हैं। और अगर मैं एक और जानकारी यहां पे देना चाहूं तो वो ये हो सकती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और बाकी की डिटेल्स आपके पूरा पीडीएफ में दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हो। बाकी मुझे जो याद कराना लायक था वो ये था कि पेट्रोटेक 2019 कहां होने वाला है। पेट्रोटेक 2019 आपका ग्रेटर नोएडा एनसीआर में होने वाला है। कब होने वाला है? 10 से 12 फरवरी। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ इतना जरूर याद रख सकते हैं कि ये कौन सा है, ये 13वां सम्मेलन है, ये 13th होने वाला है। ठीक है, एक और करते हैं। एशिया कप फुटबॉल 2019 से जुड़ी हुई न्यूज है यहां पर। देखिए 2019 का जो एशिया कप हुआ है वो हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। ठीक है, 9 मार्च 2015 को संयुक्त अरब अमीरात घोषित किया गया था। तो इससे कोई डेट से कहीं ज्यादा आपको मतलब नहीं है। फिलहाल ये देखिए एशिया कप फुटबॉल का फाइनल हो चुका है और फाइनल जीता है कतर ने। जीता है कतर ने। और सबसे बड़ी बात, कतर ने जीता है तो उसने हराया किसको है? जापान को हराया है। कतर ने 3 गोल किए थे जबकि जापान ने केवल 1 गोल किया था और कतर ने एशिया कप फुटबॉल जीता है। और ये कतर की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। कतर जैसी कंट्री जिसको फुटबॉल के मामले में बहुत ही पीछे माना जाता है, उसने जापान जो फुटबॉल के मामले में बहुत आगे माना जाता है उस देश को हरा दिया। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसके लिए इतना ही। और 1996 की फाइनल के बाद संयुक्त अरब अमीरात में ये दूसरा आयोजन था। यहाँ पे होगा लिखा हुआ है, वहां पे था कर लीजिएगा। और एशिया कप फुटबॉल कहां हुआ? एशिया कप फुटबॉल आपका संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। और इसमें कई देशों ने भाग लिया था। कतर और जापान के बीच में फाइनल हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। कतर ने जीता और जापान हार गया है। जापान ने 1 गोल किया था जबकि कतर ने यहां पर 3 गोल किए थे। एक और न्यूज है इंपॉर्टेंट और ये आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर से है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे से है। अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी, यानी कि अमेरिका ने अपने आप को मध्यम दूरी के नाभिकीय बल संधि से अपने आप को अलग कर लिया है। हुआ क्या था कि 1970 से लेकर 80 के दशक में रूस ने एक मिसाइल डेवलप की थी SS-20। उस टाइम रूस नहीं था, वो सोवियत संघ था, यूनियन टेरिटरी थी। तो SS-20 एक ऐसी मिसाइल थी जो रूस के भीतर गहरे से अधिक यूरोप को हड़ताल कर सकती थी, यानी यूरोप तक स्ट्राइक कर सकती थी। यूरोप को क्या कर सकती थी? स्ट्राइक कर सकती थी, यानी कि अगर रूस से वो मिसाइल छोड़ी जाए तो यूरोप के किसी भी कोने पे जा सकती थी। अमेरिका को टेंशन हो गई क्या कि यार ये वहां से मिसाइल छोड़ेगा तो यूरोप को किसी भी देश में, जो कि उसके बहुत करीबी 2 देश हैं जैसे कि पोलैंड वगैरह हो गया, अमेरिका बहुत सपोर्ट करता है पोलैंड वगैरह को। तो 1987 में एक संधि आती है इसको रोकने के लिए कि इसने न केवल आक्रामक सोवियत और अमेरिकी मिसाइलों को रोक दिया बल्कि सभी भू आधारित मिसाइलों को उड़ान, परीक्षण, विकास और तैनाती दोनों परमाणुओं 300 से लेकर 3300 मील के बीच की सीमाओं के साथ लगभग 3000 मौजूदा हथियारों को नष्ट कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह हुआ कि 3000 से ज्यादा हथियार नष्ट किए गए, नाभिकीय हथियार नष्ट किए गए। और यह कहा गया कि अब इन दोनों के बीच में, यानी कि रूस और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत दोनों ही देश अपने नाभिकीय प्रसार में, यानी कि मिसाइल जैसे कार्यक्रम को थोड़ा सा इतना नहीं बढ़ाएंगे कि वो इससे ज्यादा रेंज की मिसाइलें नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, अमेरिका ने उससे पीछे ले लिया। अमेरिका ने अपने आप को उस संधि से तोड़ लिया है। अमेरिका अक्सर ऐसा करता है कि वो अपने संधि को क्यों तोड़ा समझते हैं। तो इसका जो न्यूज है, इसका जो जानकारी है वो ये दिया जा रहा है कि रूस ने धोखा दे दिया है। रूस ने पहले धोखा दिया। उसने एक्चुअल में क्या किया, मॉस्को में एक मिसाइल तैनात कर दी है और उसका नाम है 9M7729। ये एक ऐसी मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली है और ये उसने तैनात कर दिया। तैनात करने का मतलब वो कभी भी लॉन्च कर सकता है। और ये इस संधि से पीछे हटने वाले नियम थे, यानी कि दोनों ही देश जब ये कह चुके थे कि आप इस तरह की मिसाइल डेवलप नहीं करेंगे, रूस ने डेवलप भी की और उसको तैनात भी कर दिया। जिसकी वजह से अमेरिका ने जब कहा कि रूस पीछे हट रहा है, रूस ने बिना बताए पीछे हटाया, मैं इसको साइन करके पीछे हटता हूं, तो अमेरिका ने अपने संबंध इस संधि से तोड़ दिए हैं। और इस संधि का नाम है IRNFT, यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे तो मध्यम दूरी
नाभिकीय बल संधि। तो इस तरह से यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि अमेरिका ने यह संबंध किस देश के साथ तोड़ा है, रूस के साथ। ये है व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, और ये इस टाइम है डोनाल्ड ट्रंप जो कि आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो इन दोनों ने ही आपस में यह संधि तोड़ दी है, जिसमें से बैक ऑफ किया है अमेरिका ने। एक और खबर आपके राज्य के न्यूज से, जीवन संपर्क परियोजना। ये एक ऐसी परियोजना है जो आदिवासियों के जीवन के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये चलाई कहां जा रही है, ये चलाई जा रही है उड़ीसा में। ये चलाई जा रही है उड़ीसा में, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? पटनायक जी, नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं करंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीवन संपर्क परियोजना को यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है। यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो कि यूनेस्को के अंतर्गत काम करती है, और जो भी आदिवासी होते हैं या भी जो जनजाति से जुड़ी हुई कल्याण योजनाएं होती है तो उनको चलाता है। इस परियोजना के माध्यम से उड़ीसा के जनजातीय लोगों को, ये योजना किसके लिए चलाई गई है? जनजातीय लोगों के लिए चलाई गई है, को राज्य सरकार द्वारा बच्चों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत करवाया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी योजनाएं सरकार लागू कर देती है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते, हमें पता भी नहीं होता कि ये योजना चल रही है। तो इस तरह की योजनाओं को बताया जाएगा उन्हें कि आपके लिए ये योजना चल रही है, आप इसको आओ पार्ट करो। तो फिलहाल जो आपको याद रखना है वो 2-3 चीजें याद रखनी है यहाँ पर, कि जीवन संपर्क योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। जीवन संपर्क योजना यानी कि उड़ीसा में। और अगर आप थोड़ा सा मैप वगैरह में देखोगे तो उड़ीसा में आपको नजर आएगा कि बहुत सारे आदिवासी वगैरह रहते हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और एक आदिवासी मेला जो था उसमें इन्होंने इस योजना का घोषणा किया था। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और जल्दी जाइए आप वन लाइनर देख लीजिए ताकि आपको वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। थैंक यू।